मैंने तुमको कल ही समझाया था कि पैसे लेके आना, लेकिन साले तू फिर पैसे नहीं लाया। क्यों मार रहे हो इसे? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं, या उसे बाजार में बेच दिए हो? हट सामने से। तू कौन है बे? और ये बुढ़ा तेरा क्या लगता है? तेरा बाप है ये? या तू इसकी बीवी है? जल्दी भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे थाने में बंद करके क्या करूंगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बुजुर्ग पे हाथ उठा रहे हो और एक लड़की को डरा रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगी, बहुत नेता बन रही है। चल तुझे बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। के, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। धनौली नाम सुना है कभी? शायद नहीं। नक्शे पर ढूंढोगे तो एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, लेकिन अगर वहां जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि उस छोटे से बिंदु में कितनी बड़ी बड़ी कहानियां दफन हैं। धनौली एक ऐसा कस्बा था जो अपनी सुस्ती के लिए मशहूर था। यहाँ की सड़कें टूटी थीं, बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी, और यहाँ के लोग, खैर लोग तो बस जी रहे थे। शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी पीली इमारत थी, धनौली पुलिस थाना। बाहर से देखने में यह थाना बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सत्यमेव जयते, लेकिन पेंट उखड़ जाने की वजह से वह सत्य जयते जैसा दिख रहा था, मानो मेव कहीं गायब हो गया हो। थाने के बाहर एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर हवलदार लोग खैनी रगड़ते हुए मिल जाते थे। लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा था। भीषण गर्मी का दिन था, पंखा अपनी पूरी ताकत से चल रहा था। उसी पंखे के नीचे अपनी कुर्सी पर पसरे हुए थे इंस्पेक्टर रघुवीर। रघुवीर की उम्र यही कोई 45 के आसपास होगी। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर कम और समोसे की प्लेट ज्यादा नजर आती थी। रघुवीर ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाते हुए आवाज लगाई, अरे ओ प्यारे। कोने में खड़ा हवलदार प्यारे लाल, जो अभी अभी अपनी नाक खुजाने में व्यस्त था, तुरंत सीधा हो गया। प्यारे लाल की समस्या यह थी कि वह पुलिस वाला कम और हलवाई ज्यादा लगता था। जी सर। प्यारे लाल दौड़कर मेज के पास आया। रघुवीर ने प्लास्टिक के कप को घूरते हुए कहा, यह चाय है या उबला हुआ पानी? शक्कर डालने में कंजूसी किए हो क्या, या सारी शक्कर घर ले जा रहे हो बीवी के लिए? प्यारे लाल ने खिसियानी हंसी हंसी, अरे नहीं सर, वह क्या है ना, नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर आज वह छोटू नहीं था, उसका बाप बैठा था। वह बुढ़ा बड़ा कंजूस है सर, चीनी गिन गिन के डालता है। रघुवीर ने मुंह बनाया और चाय का एक घुट भरा। अगली बार चीनी कम हुई ना तो उस बुढ़े को उठाकर अंदर कर देना, धारा लगा देना सरकारी काम में बाधा डालने की। प्यारे लाल जोर से हंसा, मान गए सर, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रघुवीर भी हंस दिया। यह था धनौली थाना। यहां कानून किताबों से नहीं, रघुवीर के मूड से चलता था। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। एक बुजुर्ग आदमी जिसके कपड़े मैले कुचले थे और हाथ जोड़कर कांप रहा था, अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम दीनानाथ था। बेचारा रिक्शा चलाता था। साहब ओ साहब, दीनानाथ की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। रघुवीर ने समोसे का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डालते हुए बिना देखे बोला, क्या है बे? दिखता नहीं, लंच टाइम चल रहा है। वैसे घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन रघुवीर का लंच टाइम तब तक चलता था जब तक उसका समोसा खत्म ना हो जाए। दीनानाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। वह निर्दोष है साहब, उसने चोरी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुवीर ने अब सर उठाकर उसे देखा। चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने समोसे की प्लेट एक तरफ सरकाए और डंडा हाथ में लेकर मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। निर्दोष? अरे काका, इस दुनिया में निर्दोष तो सिर्फ गाय होती है, और वह भी तब तक जब तक वह किसी को सींग न मारे। रघुवीर ने दार्शनिक अंदाज में कहा, फिर प्यारे लाल की तरफ देखकर हंसा। प्यारे लाल भी हंसने लगा। साहब, वह तो बस दुकान के पास खड़ा था, असली चोर तो भाग गए। दीनानाथ ने सफाई देने की कोशिश की। रघुवीर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ए बुढ़े, अब तू मुझे सिखाएगा कि पुलिस का काम कैसे होता है। तेरे बेटे की जेब से मोबाइल मिला है, वह तो किसी ने डाल दिया था साहब। रघुवीर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। कहानी मत सुना, देख मामला रफा दफा करना है तो जो बोल रहे हैं वो कर, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में तेरी रिक्शा भी बिक जाएगी
और तेरी हड्डियां भी घिस जाएंगी। दीनानाथ समझ गया कि इशारा किस तरफ है। उसने अपनी फटी हुई जेब टटोली। साहब, मेरे पास बस ये 500 रुपए हैं, आज की कमाई। रघुवीर ने 500 का नोट देखा और ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे करेले का जूस पिला दिया हो। 500? रघुवीर हंसा। अबे 500 में तो आजकल मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आता। प्यारे, इसको समझा जरा, रेड कार्ड। प्यारेलाल आगे बढ़ा और दीनानाथ के कंधे पर हाथ रखकर उसे किनारे ले गया, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर ग्राहक को समझाता है। देख काका, सर का मूड अभी ठीक है, 10,000 का इंतजाम कर ले। लड़का शाम तक बाहर आ जाएगा, वरना जानते हो ना, लॉकअप में मच्छर बहुत काटते हैं और कभी कभी डंडे भी फिसल जाते हैं। दीनानाथ रो पड़ा। 10,000 साहब, मैं गरीब आदमी हूं। रघुवीर ने फिर से फाइल खोली और बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो जा इंतजाम कर, नहीं तो बेटे को भूल जा। दीनानाथ रोता बिलखता बाहर चला गया। रघुवीर ने वापस अपनी चाय उठाई, जो अब ठंडी हो चुकी थी। साला मूड खराब कर दिया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। प्यारे, जा उस बुढ़े के पीछे किसी को लगा दे। मुझे पता है उसने कहीं ना कहीं पैसे दबा रखे होंगे। गरीब होने का नाटक सब करते हैं। यह था रोज का किस्सा। जिसे बचाना होता उससे मोटी रकम ली जाती। जिस गरीब के पास देने को कुछ नहीं होता, उसी पर झूठा केस चढ़ा दिया जाता। लोग खामोश थे क्योंकि डर सीधे थाने से निकलता था, और इस डर का बादशाह था इंस्पेक्टर रघुवीर। शाम ढल चुकी थी। थाने के माहौल में थोड़ा बदलाव आ गया था और रघुवीर की कमाई का समय अब शुरू हुआ था। थाने के बाहर एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी के शीशे काले थे और नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था जाट। गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। गले में सोने की मोटी चैन, हाथ में कड़ा और आंखों पर काला चश्मा। रात के 8 बजे थे। यह था मोंटी सिंह, इलाके का उभरता हुआ गुंडा और जमीन का दलाल। मोंटी सीधा रघुवीर के केबिन में ऐसे घुसा जैसे वह उसका अपना घर हो। उसने दरवाजे पर नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा। मोंटी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, और गुरु, क्या हालचाल? रघुवीर, जो अभी फाइलों में कुछ एडजस्टमेंट कर रहा था, मुस्कुराया। आओ मोंटी भाई, आओ। आज कैसे रास्ता भूल गए गरीबों के थाने का? मोंटी जोर से हंसा। गरीब? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके गद्दे के नीचे जितने नोट दबे हैं ना, उससे तो पूरा थाना इस बड़ी ही हो जाए। गरीब तो हम हैं जो दिन रात मेहनत करके जमीन कब्जा करते हैं। दोनों ठहाका मारकर हंसे। प्यारेलाल तुरंत दौड़कर आया। सर, मोंटी भाई के लिए क्या लाऊं, कोल्ड ड्रिंक या कड़क चाय? अरे चाय वाय छोड़ो। मोंटी ने हाथ हिलाया और अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। रघुवीर की नजरें लिफाफे की मोटाई नाप गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दिख जाए। लेकिन उसने ऊपरी मन से कहा, अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? काम तो आपका हो ही गया था। मोंटी ने पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा। रख लो गुरु। वो जो प्लॉट वाला मामला था ना, जिसमें वो मास्टर जी अड़ंगा लगा रहे थे, बस उनका थोड़ा देख लेना। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बार थाने बुलाकर ऐसी खातिरदारी कर देना कि वह कोर्ट का रास्ता भूल जाए। रघुवीर ने लिफाफा उठाया और बिना खोले उसे दराज में सरका दिया। अरे मास्टर जी की तो मैं ऐसी क्लास लूंगा कि वह जिंदगी भर होमवर्क करना भूल जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, बस यही भरोसा तो है आप पर। मोंटी उठा। अच्छा, चलता हूं। और हाँ, वो नई एसपी आ रही है, सुना है कोई लेडी है। थोड़ा संभल के रहना गुरु। रघुवीर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। अरे मोंटी भाई, रघुवीर ने बेफिक्री से कहा, एसपी आते हैं जाते हैं, ट्रांसफर ऑर्डर और रिटायरमेंट के बीच की मेहमान नवाजी है बस। असली सरकार तो थानेदार की होती है। लेडी है तो क्या हुआ, 2 दिन फाइल देखेगी, 4 दिन मीटिंग लेगी, फिर थक हार के अपने बंगले में बैठकर माली से फूल लगवाएगी। यहां का सिस्टम हम चलाते हैं। मोंटी ने सलाम ठोका और बाहर निकल गया। रघुवीर ने दराज खोली, लिफाफे के अंदर झांका और एक गहरी संतुष्टि की सांस ली। प्यारे जी सर, आज रात को मुर्गा मंगवा, और हाँ, उस मास्टर को कल सुबह उठा लेना। बहुत कानून झाड़ रहा है आजकल। रघुवीर को लग रहा था कि उसका राज अमर है। उसे नहीं पता था कि जिस तूफान को वह फूल लगवाने वाली समझ रहा है, वह शहर की सीमा में दाखिल हो चुका है। अगले दिन की सुबह जिला मुख्यालय एसपी ऑफिस का नजारा धनौली थाने से बिल्कुल अलग था। यहां सन्नाटा था, सफाई थी और एक अजीब सी गंभीरता थी। वजह थी नई एसपी अनवी चौहान। अनवी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उम्र लगभग 30 से 32 साल। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी
और उनके कंधे पर लगे सितारे कमरे की रोशनी में चमक रहे थे। उनके सामने मेज पर फाइलों का एक पहाड़ था। वह पिछले 3 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी थी। सिर्फ हाथ चलता था पन्ना पलटने के लिए और आंखें चलती थीं शब्दों को पढ़ने के लिए। कमरे में उनका पीए पर्सनल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वर्मा खड़ा खड़ा पसीना पोंछ रहा था। वर्मा जी को आदत थी पुराने एसपी साहब की, जो आते ही चाय नाश्ते की बात करते थे और दोपहर में लंच के बाद सो जाते थे। लेकिन यह मैडम तो पानी भी नहीं मांग रही थी। अचानक अनवी ने एक फाइल बंद की। अनवी ने फाइल पर उंगली रखते हुए पूछा, वर्मा जी, ये धनौली थाने की रिपोर्ट है। जी मैम, वो रघुवीर, मेरा मतलब इंस्पेक्टर रघुवीर इंचार्ज हैं। वहां के बहुत अनुभवी हैं। वर्मा जी ने रघुवीर की तारीफ करने की कोशिश की, क्योंकि रघुवीर हर महीने वर्मा जी को भी प्रसाद भिजवाता था। अनवी ने अपनी कुर्सी थोड़ी घुमाई और वर्मा जी की आंखों में सीधे देखा। वर्मा जी ने नजरें चुरा ली। अनुभवी तो लग रहे हैं। पिछले 6 महीनों में धनौली थाने में 150 एफआईआर दर्ज हुई। उनमें से 90 एफआईआर मारपीट और धमकी की है। और मजे की बात यह है कि इनमें से 80 केस में गवाह पलट गए और बाकी 10 में सबूत नहीं मिले। अजीब नहीं लगता आपको? वर्मा जी हकलाने लगे। वो मैम, देहात का इलाका है। लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, पंचायत बैठ जाती है ना। अनवी ने एक और फाइल उठाई। और यह जो जुआ और सट्टा अधिनियम के तहत छापेमारी हुई है, उसमें हर बार आरोपी भाग जाते हैं। सिर्फ ताश के पत्ते और 1200 रुपये मिलते हैं। ऐसा लगता है धनौली के जुआड़ी बहुत गरीब हैं। फिर वह चुप हो गई। वह जानती थी कि वर्मा जी सब जानते हैं। वर्मा जी, रघुवीर का रिकॉर्ड लाइए, पिछले 5 साल का। और हाँ, मुझे उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी चाहिए। अनवी ने आदेश दिया और वापस फाइल में डूब गई। वर्मा जी की हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। जी जी मैम, अभी लाता हूं। वर्मा जी कमरे से बाहर ऐसे निकले जैसे शेर की मान से जान बचाकर भागे हों। बाहर आते ही उन्होंने अपना रूमाल निकाला और माथा पोंछा। बेटा, वर्मा गए काम से। ये मैडम तो खोद खोद के मुर्दे निकाल रही हैं। रघुवीर को बताना पड़ेगा। अंदर अनवी ने पानी का गिलास उठाया। उसने एक घूंट पिया और खिड़की से बाहर देखा। उसे पता था कि सिस्टम सड़ा हुआ है। उसे यह भी पता था कि रघुवीर जैसे लोग सिर्फ एक बीमारी के लक्षण हैं। असली बीमारी तो वो भरोसा है जो जनता का पुलिस से उठ चुका है। रघुवीर, अनवी ने मन ही मन उस नाम को दोहराया। तुम्हारी फाइल तो बहुत भारी है। देखते हैं तुम खुद कितने भारी हो। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें एक नोट लिखा, टारगेट धनौली थाना। अगली सुबह धनौली के लिए वैसी ही थी जैसी हमेशा होती थी। लेकिन मास्टर दीनानाथ, जिन्हें मोंटी सिंह ने धमकाने के लिए कहा था, के लिए आज का दिन भारी था। मास्टर जी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। सीधे साधे आदमी जिनका वास्ता सिर्फ किताबों और चौक से था। वह थाने के बाहर खड़े थे, पसीना पोंछ रहे थे। रघुवीर ने उन्हें बुलावा भेजा था और रघुवीर का बुलावा यमराज के निमंत्रण से कम नहीं माना जाता था। मास्टर जी डरते डरते थाने के अंदर घुसे। रघुवीर अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था। सामने मेज पर जलेबी का पैकेट रखा था। आ गए मास्टर जी, रघुवीर ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा। मास्टर जी ने हाथ जोड़े। जी जी इंस्पेक्टर साहब, आपने बुलाया? रघुवीर ने अखबार मोड़ा और मेज पर रखा। उसने एक जलेबी उठाई। लो, मुंह मीठा करो। मास्टर जी के गले में थूक अटक गया। नहीं नहीं साहब, मुझे शुगर है। अरे ले लो। रघुवीर की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। शुगर तो बाद में बढ़ेगी, अभी तो बीपी बढ़ने वाला है तुम्हारा। मास्टर जी कांप गए। रघुवीर ने जलेबी खुद खा ली और उंगलियां चाटते हुए बोला, सुना है तुम मोंटी भाई के प्लॉट के मामले में बहुत अड़ंगा लगा रहे हो। कह रहे हो कि वह जमीन स्कूल की है। जी, वह तो सरकारी रिकॉर्ड में। मास्टर जी ने अपनी बात रखने की कोशिश की। रघुवीर हंसा। रिकॉर्ड? अरे मास्टर जी, रिकॉर्ड तो वह होता है जो हम रजिस्टर में लिखते हैं। तुमने बच्चों को इतिहास बहुत पढ़ाया होगा, लेकिन भूगोल हम बदलते हैं यहाँ का। रघुवीर अपनी कुर्सी से उठा और मास्टर जी के करीब आया। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा। देखो, तुम शरीफ आदमी हो। रिटायरमेंट के 2 साल बचे हैं। क्यों बुढ़ापे में हड्डियों का चूरमा बनवाना चाहते हो? मंटी भाई दिलदार आदमी है, मान जाओ, वरना रघुवीर ने अपनी मेज की दराज को थपथपाया। मेरे पास एक बहुत बढ़िया केस रखा है, स्कूल की छात्रा से छेड़खानी का। अगर वह फाइल खुल गई ना, तो पेंशन तो छोड़ो, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मास्टर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह इल्जाम एक शिक्षक पर। वह समझ गए कि रघुवीर किस हद तक गिर सकता है। साहब, ऐसा जुल्म मत करो। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। जुल्म? रघुवीर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
यह तो सलाह है। जाओ सोच लो। कल तक मोंटी भाई को एनओसी मिल जानी चाहिए, वरना परसों तुम्हारी एफआईआर लिखी जाएगी। प्यारे मास्टर जी को बाहर तक छोड़ के आ। प्यारेलाल ने मास्टर जी का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए बाहर ले गया। मास्टर जी की झुकी हुई कमर देखकर लग रहा था कि आज सिर्फ एक शिक्षक नहीं हारा, पूरा समाज हार गया। टीचर साले देश सुधारेंगे। उधर जिला मुख्यालय में एएसपी अन्वी चौहान का दिमाग किसी और ही दिशा में चल रहा था। पिछले 2 दिनों से उन्होंने धनौली थाने का कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया था। वर्मा जी उनके पिए परेशान थे। मैम रघुवीर सर 3 बार फोन कर चुके हैं, पूछ रहे हैं कि मैम कब विजिट पर आ रही हैं ताकि वह थाने में साफ सफाई करवा सकें। वर्मा जी ने डरते डरते बताया। अन्वी खिड़की के पास खड़ी थी। उनके हाथ में कॉफी का मग था जिससे भाप निकल रही थी। वर्मा जी, सांप के बिल में हाथ डालने से पहले यह देख लेना चाहिए कि सांप कितना जहरीला है। अगर मैं वर्दी पहनकर सायरन बजाते हुए वहां गई तो मुझे क्या मिलेगा? धुली हुई फर्श, मुस्कुराता हुआ स्टाफ और रजिस्टरों में सब कुछ ओके। मुझे रघुवीर का थाना नहीं देखना, मुझे उसका दरबार देखना है। मुझे देखना है कि वह वर्दी के पीछे छिपकर बाजार कैसे चलाता है। वर्मा जी ने पूछा, तो हम क्या करेंगे मैम? अन्वी ने मेज से एक फाइल उठाई। हम नहीं, वो करेगा। अन्वी ने इंटरकॉम का बटन दबाया। कांस्टेबल विक्रम को मेरे केबिन में भेजो। अभी वर्मा जी हैरान थे। विक्रम वो नया लड़का जो अभी अभी ट्रेनिंग से आया था और पुलिस लाइन में सिर्फ गाड़ियां साफ करने और फाइलें ढोने का काम करता था। उसका इस बड़े केस में क्या काम? 5 मिनट बाद एक नौजवान लड़का अंदर आया। नाम विक्रम, उम्र 24 से 25 साल। उसने अभी तक पुलिस की दुनिया की गंदगी नहीं देखी थी। उसने अंदर आकर जोरदार सैल्यूट मारा। जय हिंद मैम। एसपी केबिन में उसे पहली बार बुलाया गया था। अन्वी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अन्वी ने इशारा किया, बैठो विक्रम, तुम्हें नाटक करना आता है? अन्वी ने सीधा सवाल दागा। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि शायद उसने कोई गलती कर दी है जिसकी डांट पड़ने वाली है, लेकिन यह कैसा सवाल था? विक्रम ने मासूमियत से जवाब दिया, नाटक? मैम, वो स्कूल में एक बार पेड़ बना था, मैम बस खड़ा रहना था। अन्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ठीक है, इस बार तुम्हें पेड़ नहीं बनना है, इस बार तुम्हें शिकार बनना है। अन्वी अपनी कुर्सी से उठी और विक्रम के पास आई। माहौल एकदम संजीदा हो गया। सुनो विक्रम, धनौली थाने का इंचार्ज रघुवीर, वह वर्दी वाला गुंडा है। मुझे उसे पकड़ना है, लेकिन सबूत के साथ अगर मैं वहां गई तो वह सतर्क हो जाएगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसे वह ना पहचानता हो, कोई ऐसा जो वहां जाकर उसकी लालच को जगा सके। विक्रम समझ रहा था, लेकिन उसका गला सूख रहा था। रघुवीर का नाम उसने भी सुन रखा था। वह पुलिस वालों के बीच भी बदनाम था। मैम, मुझे क्या करना होगा? अन्वी ने दराज से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वो एक पेन जैसा दिख रहा था, लेकिन असल में एक हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा था। तुम्हें धनौली जाना है, एक आम आदमी बनकर, फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल। तुम्हें वहां जाकर यह कहना है कि तुमने किसी का सिर फोड़ दिया है और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम बचना चाहते हो। विक्रम की आंखें फैल गईं। और फिर रघुवीर तुमसे पैसे मांगेगा। वह तुम्हें डराएगा। तुम्हें डरना है विक्रम। तुम्हें उसके पैरों में गिरना है। तुम्हें उसे यह यकीन दिलाना है कि तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम जेल नहीं जाना चाहते। जैसे ही वह रिश्वत के पैसे मांगे और ले ले, तुम्हारा काम खत्म। विक्रम चुप रहा। यह खतरनाक था। अगर रघुवीर को शक हो गया तो थाने के अंदर वह कुछ भी कर सकता था। अन्वी ने उसकी चुप्पी को भांप लिया। डर लग रहा है? अन्वी ने नरमी से पूछा। थोड़ा सा मैम, विक्रम ने सच बोला। सुना है वह लॉकअप में बहुत मारता है। अन्वी की आंखों में एक चमक आ गई। वह तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा विक्रम, क्योंकि जिस पल वह पैसे हाथ में लेगा मैं वहां मौजूद रहूंगी। पर सवाल यह है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? विक्रम ने एसपी की आंखों में देखा। उसे वहां एक ऐसा विश्वास दिखा जो उसने पहले कभी किसी अफसर में नहीं देखा था। उसे लगा कि यह मैडम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी। विक्रम खड़ा हो गया। उसने फिर से सैल्यूट मारा। तैयार हूं मैम, कब जाना है? अन्वी मुस्कुराई। कल शाम। तब तक थोड़े मैले कपड़े ढूंढ लो। और हां, अन्वी ने एक नोटों की गड्डी नकली नोटों के बीच असली नोट मिलाकर बनाई गई गड्डी मेज पर रखी। ये 10,000 रुपए हैं रघुवीर की कीमत। अगले दिन की शाम विक्रम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उसने एक पुरानी चेक शर्ट पहनी थी जिसका कॉलर मैला था। जीन्स घुटने से थोड़ी फटी थी। बालों में तेल नहीं लगाया था और चेहरे पर थोड़ी धूल मल्ली थी। अब वह कांस्टेबल विक्रम नहीं, बल्कि एक डरा हुआ आवारा लड़का सोनू लग रहा था।
एसपी अनवी ने अपनी टीम तैयार की, लेकिन बहुत गुप्त तरीके से उन्होंने सिर्फ 3 भरोसेमंद लोगों को चुना। वर्मा जी को भी पूरी बात नहीं बताई गई, बस इतना कहा गया कि रेड पर चलना है। सब लोग सादी वर्दी में थे। एक प्राइवेट बोलेरो गाड़ी में सवार होकर वे धनौली की तरफ निकले। गाड़ी को थाने से थोड़ी दूर एक अंधेरी गली में खड़ा किया गया। अनवी ने ईयरफोन कान में लगाया। विक्रम के शर्ट के बटन में लगा कैमरा और माइक कनेक्ट हो चुका था। अनवी ने धीरे से पूछा, विक्रम, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विक्रम, जो थाने के गेट की तरफ बढ़ रहा था, ने अपनी शर्ट के कॉलर को हल्का सा खुजलाया, जो कि हाँ का इशारा था। अनवी ने निर्देश दिया, जाओ, याद रखना, ओवर एक्टिंग मत करना, बस नेचुरल रहना, हम ठीक तुम्हारे पीछे हैं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी। सामने धनौली थाना था। अंदर पीली रोशनी जल रही थी। विक्रम ने अपने कदम बढ़ाए। उसे पता था कि अगले 15 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे भारी 15 मिनट होने वाले थे। जैसे ही वह थाने की सीढ़ियां चढ़ा, उसे संतरी ने रोका। ए, किधर घुस रहा है बे? संतरी ने डंडा अड़ा दिया। विक्रम ने घबराई हुई आवाज बनाई, साहब, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, बहुत जरूरी है, जिंदगी मौत का सवाल है। संतरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कोई शिकार आया है। रुक यहीं। संतरी अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। जा साहब, अंदर ही हैं, पर होशियारी मत दिखाना, वरना खाल उधेड़ देंगे। विक्रम ने कांपते हुए पैर अंदर रखे। अंदर का नजारा वही था। रघुवीर अपनी कुर्सी पर था। सामने प्यारेलाल खड़ा था और वह किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। विक्रम दरवाजे पर खड़ा हो गया। सर, सर। रघुवीर ने मुड़कर देखा। उसकी तेज नजरों ने विक्रम को स्कैन किया। कौन है बे तू, और यह क्या हाल बना रखा है? विक्रम आगे बढ़ा और सीधे रघुवीर के पैरों के पास झुकने का नाटक किया। सर, बचा लीजिए सर, मुझसे पाप हो गया, गलती हो गई सर। रघुवीर ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। अरे अरे, दूर रह, क्या हुआ, किसका कत्ल करके आया है? रघुवीर की आवाज में गंभीरता कम और मजाक ज्यादा था। उसे इन ड्रामों की आदत थी। बाहर गाड़ी में बैठी अनवी ने स्क्रीन पर रघुवीर का चेहरा देखा। मछली कांटे के पास आ गई है, उन्होंने बुदबुदाया। विक्रम, अब हिम्मत मत हारना। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर थी। एक तरफ अनुभव और क्रूरता का प्रतीक रघुवीर, और दूसरी तरफ एक नया अनुभवहीन लड़का जो सिर्फ अपने अफसर के भरोसे पर शेर के मुंह में हाथ डालने गया था। क्या रघुवीर विक्रम की एक्टिंग पकड़ लेगा, या लालच उसकी आंखों पर पट्टी बांध देगा? दोस्तों, कहानी में आगे बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। थाने के अंदर पंखा उसी रफ्तार से घर घर कर रहा था। विक्रम सोनू के भेष में रघुवीर की मेज के सामने खड़ा कांप रहा था। उसका यह कांपना सिर्फ एक्टिंग नहीं था। रघुवीर ने मेज पर पैर रखते हुए पूछा, बता बे, क्या कांड किया है? विक्रम ने अपनी आवाज को घबराया हुआ बनाया। साहब, वो बाजार में झगड़ा हो गया था। एक आदमी मेरी बहन को छेड़ रहा था। मैंने ईंट उठा ली साहब, और दे मारी उसके सर पर। रघुवीर ने अपनी बोहें चढ़ाई। सर पर बच गया या टपक गया? पता नहीं साहब, खून बहुत निकल रहा था। वह जमीन पर पड़ा था, मैं भाग आया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी होगी साहब, मुझे बचा लो। विक्रम ने हाथ जोड़ ली। रघुवीर ने प्यारेलाल की तरफ देखा और एक कुटिल मुस्कान पास की। हाँ, मतलब हाफ मर्डर या फुल मर्डर? केस तो तगड़ा है बेटे। धारा 307 या 302, दोनों में जिंदगी जेल में सड़ेगी। चक्की पीसते पीसते बुढ़ा हो जाएगा। विक्रम और ज्यादा गिड़गिड़ाया। नहीं साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी मां अकेली है। आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे बचा लो। रघुवीर ने मेज से पैर नीचे उतारे और थोड़ा आगे झुका। अब आया असली मुद्दे का वक्त। देख छोटू, पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना। लेकिन रघुवीर ने जानबूझकर पॉज लिया। मेरा दिल बहुत नर्म है, मैं किसी की मां को रोते हुए नहीं देख सकता, पर भाई रिस्क बहुत है। ऊपर वालों को खिलाना पड़ता है, फाइलें दबानी पड़ती हैं। मैं पैसे लाया हूं साहब। विक्रम ने अपनी जेब से वह नोटों की गड्डी निकाली जो एसपी अनवी ने दी थी। नोटों का गुलाबी रंग देखते ही रघुवीर की आंखों की पुतलियां फैल गईं। जो आलस अभी उसके चेहरे पर था वह गायब हो गया। कितने हैं? रघुवीर ने इशारे से पूछा। 10,000 हैं साहब, खेत बेच के रखे थे। विक्रम ने झूठ बोला। रघुवीर ने होंठ बिचकाए। 10,000? अबे, मर्डर के केस में 10,000 तो वकील की चाय पानी में उड़ जाते हैं। कम है ये। अभी इतना ही है साहब, बाकी बाद में दे दूंगा। अभी एफआईआर मत लिखना प्लीज।
विक्रम ने गड्डी मेज पर रख दी। रघुवीर ने दायां बायां देखा। थाना लगभग खाली था। उसने गड्डी उठाई, उंगलियों से नोटों को महसूस किया। कड़क नोट थे। उसकी उंगलियां नोट गिनने में माहिर थीं। चल ठीक है, रघुवीर ने गड्डी अपनी दराज में डालते हुए कहा। अभी के लिए इतना काफी है। तू जा, अपने गांव भाग जा कुछ दिन। अगर कोई सिपाही पूछे तो मेरा नाम ले देना। मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा कि अज्ञात आदमी था। खुश। भगवान आपका भला करे साहब। विक्रम ने पैर छुए। हाँ हाँ ठीक है, अब निकल यहां से, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। रघुवीर ने हाथ हिलाया। विक्रम पलटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिकॉर्डिंग हो गई, पैसे ले लिए गए, काम हो गया। उसने अपनी शर्ट के कॉलर को 2 बार टच किया। यह बाहर बैठी अनवी के लिए सिग्नल था। जैसे ही विक्रम ने कॉलर टच किया, बाहर खड़ी बोलेरो का दरवाजा खुला। अनवी ने ईयरफोन निकाला और डैशबोर्ड पर फेंका। चलो, उसने अपनी टीम को आदेश दिया। थाने के अंदर रघुवीर अभी दराज बंद ही कर रहा था और प्यारेलाल से कह रहा था, देख रहा है प्यारे, लक्ष्मी खुद चलकर आती है, बस दरवाजा खुला रखना चाहिए। तभी धड़ाम थाने का मुख्य दरवाजा इतनी जोर से खुला कि दीवार से टकराया। रघुवीर चौंक गया। कौन है बे? उसके शब्द गले में ही अटक गए। दरवाजे पर एसपी अनवी चौहान खड़ी थी, सादी वर्दी में, लेकिन उनके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी और चेहरे पर वो तेवर थे जो किसी वर्दी से ज्यादा भारी थे। उनके पीछे 3 हटे कट्टे कमांडो स्टाइल के पुलिस वाले थे। रघुवीर अपनी कुर्सी से ऐसे उछला जैसे नीचे स्प्रिंग लगा हो। उसका रंग जो अभी गुलाबी नोट देखकर खिला था, अब सफेद पड़ गया। मैं मैडम, रघुवीर हकलाया। उसने तुरंत सैल्यूट मारने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहा था। आप यहां इस वक्त मुझे बताया होता तो मैं। अनवी ने एक भी शब्द नहीं बोला। वह धीरे धीरे सधे हुए कदमों से रघुवीर की मेज की तरफ बढ़ी। उनकी जूतों की ठक ठक की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। अनवी मेज के पास पहुंची। उन्होंने रघुवीर की आंखों में देखा। तुम्हें बताने की क्या जरूरत इंस्पेक्टर, मैं तो बस यह देखने आई थी कि मेरी पुलिस कितनी मेहनत करती है। रघुवीर पसीना पोंछने लगा। जी मैम, वो हम तो बस केस डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अनवी की नजर उस दराज पर गई जिसे रघुवीर ने अभी अभी बंद किया था, और उस डिस्कशन की फीस कितनी थी? 10,000। रघुवीर को जैसे सांप सूंघ गया। उसे समझ नहीं आया कि मैडम को अमाउंट कैसे पता। तभी उसकी नजर पीछे खड़े उस लड़के विक्रम पर गई। विक्रम अब डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह सीधा खड़ा था और उसके चेहरे पर एक संतोष था। रघुवीर समझ गया, खेल हो गया। मैडम, यह फंसाने की साजिश है। मैं तो। रघुवीर ने आखिरी दांव खेला। चुप। अनवी की आवाज ने थाने की दीवारों को हिला दिया। एक शब्द और नहीं। अनवी ने इशारा किया। उनके साथ आए एक अफसर ने रघुवीर को धकेलकर साइड किया और दराज खोली। गुलाबी नोटों की गड्डी वहां चमक रही थी। अनवी ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, रिकॉर्डिंग। विक्रम ने अपनी शर्ट से पेन कैमरा निकाला और मेज पर रख दिया। सब कैद है मैम, पैसे मांगना भी और लेना भी। रघुवीर के घुटने जवाब दे गए। वो कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा था। मैडम, एक मौका, रघुवीर गिड़गिड़ाया। उसका अहंकार, उसकी अकड़, सब उस पसीने के साथ बह गया जो उसके माथे से टपक रहा था। मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी। अनवी उसके करीब आई। उनकी आवाज अब शांत थी, लेकिन पत्थर जैसी ठंडी। मौका तुम्हें कानून ने दिया था रघुवीर। वर्दी दी थी, ताकत दी थी। तुमने उसे बाजार में बेच दिया। और रही बात बच्चों की, तो उस दीनानाथ के बेटे के बारे में सोचा था तुमने, उस मास्टर जी के बारे में सोचा था। अनवी ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और मेज पर फेंक दी। पहनाओ इसे। पीछे से 2 सिपाहियों ने रघुवीर के हाथ पीछे मुड़े। जिस हाथ से वह अभी नोट गिन रहा था, अब उसी हाथ में ठंडा लोहा कस दिया गया। यह आवाज सिर्फ हथकड़ी लॉक होने की नहीं थी, यह धनौली के काले अध्याय के बंद होने की आवाज थी। प्यारेलाल को भी दबोच लिया गया। पूरा थाना स्तब्ध था। बाकी सिपाही जो बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे, अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह धनौली में सूरज तो रोज जैसा ही निकला था, लेकिन हवा बदली हुई थी। चाय की दुकानों पर, चौराहों पर, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी। सुना रघुवीर धरा गया। अरे क्या बात कर रहे हो? वह तो खुद को जिले का मालिक समझता था। नई एसपी साहिबा ने खुद रंगे हाथों पकड़ा, हथकड़ी लगाकर ले गई रात को ही। दीनानाथ रिक्शे वाला जो कल तक रो रहा था, आज अपनी रिक्शा शान से चला रहा था। मास्टर जी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। मोंटी सिंह जैसे गुंडे शहर छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था
कि अब सेटिंग नहीं चलेगी। दोपहर को थाने के बाहर प्रेस वाले जमा थे। एसपी अनवी चौहान बाहर आई, वर्दी एकदम कड़क, चेहरा शांत। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। एक पत्रकार ने पूछा, मैम क्या यह सच है कि पुलिस वाले ही अपराधी को बचा रहे थे? अनवी ने माइक की तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन कही, जो अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन बनने वाली थी। वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, और जो इसे दुकान समझेगा उसका शटर हम हमेशा के लिए गिरा देंगे। भीड़ में खड़ा विक्रम मुस्कुरा रहा था। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि पुलिस की नौकरी सिर्फ डंडा मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए होती है। उस दिन थाने से सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर नहीं गया था, डर का बादशाह गया था, और धनौली के उस बोर्ड पर लिखे सत्यमेव जयते का मतलब लोगों को पहली बार समझ आया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगले अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। इसके सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना की उपज है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसी कोई समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, न कि किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। धन्यवाद।